सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आपके बीए सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के लिए जो फर्स्ट पेपर होने वाला है, सबसे पहला एग्ज़ाम एमजीएसयू की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस जो फर्स्ट है वो होने वाला है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, इसके बारे में हम कुछ प्रश्न देखेंगे जो अतिलघु उत्तरात्मक है और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बात है कि पिछले साल की तरफ जो है इस साल आप सेकेंड ईयर वाले प्रमोट नहीं हुए, ये तो अच्छी बात है। मैं कहूँगा अब कुछ लोग इससे नाराज़ होते हैं, मगर इसमें नाराज़ होने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो प्रमोट होते हैं तो इसमें केवल पासिंग मार्क आपको दिए जाते हैं, यानी कि लगभग आप कीजिए 70 नंबर के आसपास आपको दिए जाते हैं 200 में से, यानी कि आपको पास कर दिया जाता है। मगर अब जब आप एग्ज़ाम देंगे तो इससे फ़ायदा ये है कि आप अपने हिसाब से परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो ये नंबर है वो आपके टोटल 3 सालों के अंदर जुड़ जाएंगे, तो आपके फ़ायदे में रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको एग्ज़ाम खुशी खुशी देना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कुछ लोग क्या करते हैं, सेकेंड ईयर में भी नहीं पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में भी नहीं पढ़ते और सोचते हैं फाइनल ईयर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है आपको। नंबर तो आपके फर्स्ट ईयर के भी जुड़ेंगे, सेकेंड ईयर के भी जुड़ेंगे और थर्ड ईयर के भी जुड़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि आपके 300 नंबर इसमें से कम हो गए या 600 नंबर इसमें से कम हो गए, तो वो तो 600 नंबर आपके 1800 में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको गौर से पढ़ना है और थोड़ा समझदार दिखाते हुए पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी अब ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हैं आपको। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर। ठीक है, एमजीएसयू का टाइम टेबल आ चुका है और बाकी का भी टाइम टेबल जल्दी आ जाएगा, तो आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। ठीक है, पढ़ते रहना धीरे धीरे करके। एक साथ क्या है कि आपको पूरा रिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेरे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है वेबसाइट की, वहाँ से आप टेलीग्राम और उस वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। आपके सेकेंड ईयर का जो पूरा का पूरा कोर्स है वो हम करवाएंगे। तो चलिए शुरू कर सकते हैं, हम बहुत देर कर दी अभी तक। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर होने वाला है पॉलिटी का, वो है विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन। अब तुलनात्मक अध्ययन का मतलब ही यही है कि हमें दुनिया के जितने भी देश है लगभग मोस्ट पॉपुलर की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 206 का जैसे उठा लेंगे। तो 206 में से आपको कुछ फर्स्ट पॉपुलर जो देश हैं उनके संविधान है, उनकी तुलना करनी है, क्या विशेषताएँ हैं और क्या क्या हमने भारत ने अडॉप्ट किया है और क्या विशेषताएं भारत के संविधान की है, यानी कि उनकी तुलना करनी है हमें इस फर्स्ट पेपर के अंदर, और इसी से रिलेटेड हमारे प्रश्न बनने वाले हैं। तो देखिए, जैसा पहला ही प्रश्न आ गया कि तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, तो उत्तर इसका हो जाएगा कि तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन है। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, संस्थाएं होती है और सरकार होते हैं, उनके विविध प्रकार होते हैं अलग अलग। हर देश में अलग अलग संविधान है, अलग अलग राजनीति वहाँ पे काम करती है, तो उनका तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण क्या कहलाता है, तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दीजिए। अब यही प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति क्या है और तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दीजिए, इसमें कुछ डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा प्रश्न में, मगर फ़र्क है दोस्तों। अभी हम उसकी परिभाषा देखते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो इसमें देखिए एक दार्शनिक का नाम दे दिया कि एडवर्ड एक फ्रीमैन के अनुसार है कि तुलनात्मक राजनीति सरकारों के विविध प्रकारों और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विशेषण है। अभी आपने गौर किया है, कुछ फ़र्क नहीं है परिभाषा में, मगर इतना सा फ़र्क है कि इसमें एक दार्शनिक का नाम दिया। ठीक है, तो परिभाषा अगर पूछे तो आपको एक दार्शनिक का, राजनीतिज्ञ का नाम दे देना है, ताकि आपका जो परिभाषा है वो ऑथेंटिक हो जाए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की विवेचना कीजिए। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति विवेचना देखिए, दो धारणाएं इसके संबंध में। तो पहली धारणा है कि तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना है, और दूसरी है कि ये अम्रांतीय तुलना। ठीक है, ये इसकी दो धारणाएं होती है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति में। फिर प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन का क्या महत्व है। तुलनात्मक अध्ययन, तो तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा विभिन्न जो राजनीतिक व्यवस्थाओं में विद्यमान प्रवृत्तियों और व्यवहारिक मुद्दों का विस्तृत विवेचन किया जा सकता है। अब इसका मतलब है कि हम तुलनात्मक अध्ययन क्यों करते हैं, कि इसका क्या महत्व है। तो इसका महत्व यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं उनमें जो अलग अलग डिफरेंस होता है, उनमें खूबियाँ होती है, उनके व्यवहारिक मुद्दों का विस्तृत विवेचन हम कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा। ठीक, फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि कठोर संविधान क्या होता है। एक तो मुलायम संविधान, एक कठोर संविधान। ठीक है, तो कठोर संविधान वह होता है जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, अर्थात जिसमें संशोधन करना सहज नहीं होता। अब कठोर संविधान का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ का संविधान कठोर है, कानून कठोर है। उसका मतलब ये होता है कि जो संविधान में हमें संशोधन अगर करना है तो वो बहुत कठोर है। तो कठोर संविधान का उदाहरण एक देश बता देता हूँ आपको, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका एक कठोर संविधान का उदाहरण है। वहाँ पर अगर आपको संविधान में कुछ संशोधन करना है तो बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, भारत के अंदर बात करते हैं तो भारत में कठोर
संविधान नहीं है। भारत में कठोर और नरम दोनों का मिश्रण है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं भारत के संविधान में जो कि कठोर है संशोधन करना, और कुछ है जो कि आसानी से पास हो जाती है, ठीक है। वो हम आगे कभी बात करेंगे वीडियोज़ के अंदर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, तुलनात्मक पद्धति की 2 विशेषताएं। तुलनात्मक पद्धति की, ठीक है। तो पहली विशेषता, ये वैज्ञानिक पद्धतियों में से एक है, स्वयं वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, ठीक है। ये एक वैज्ञानिक पद्धति का प्रकार है मगर खुद एक वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, पहली विशेषता। दूसरी है कि तुलनात्मक विश्लेषण की, यह तुलनात्मक विश्लेषण की विधि है, परिविधि प्रक्रिया या तुलना में का दृष्टिकोण नहीं है, ठीक है। ये एक विधि है ना कि कोई दृष्टिकोण, ठीक है, तुलनात्मक पद्धति। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि स्विट्जरलैंड के संविधान की 2 विशेषताएं। ये अजमेर की परीक्षा, अजमेर जो MDSU अजमेर की 2018 के पेपर में आ चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि पिछले साल से जो भी पिछले साल यानी कि मान लीजिए 21 में परीक्षा है तो 20 साल को छोड़ के बाकी जितने भी पिछले ईयर के पेपर है उनमें से प्रश्न डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो ये आप गौर कीजिएगा इन प्रश्नों को जो मैंने आगे लगा रखा है, अजमेर ये वगैरह, ठीक है। तो चलिए, जो स्विट्जरलैंड की 2 विशेषता क्या है कि एक तो निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है, ठीक है। ये निर्मित यानी कि ये बनाया गया है मतलब जैसे हमारे भारत में बनाया गया है अम्बेडकर के द्वारा वैसे ही बनाया गया है, और लिखित है, ये भी भारत की तरह लिखित संविधान है और व्यापक संविधान है। दूसरी विशेषता है संसदात्मक और अध्यक्षतात्मक संसद व्यवस्थाओं का समन्वय। संसदात्मक मतलब इसमें संसद भी होती है और अध्यक्ष भी होता है। जैसे अमेरिका में केवल अध्यक्ष वाली जो है संविधान है, और कुछ ब्रिटेन वगैरह में संसद की जैसे कि व्यवस्था है, मगर यहाँ पे स्विट्जरलैंड में क्या है कि संसद भी है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय मिश्रण है, जैसे कि भारत में, ठीक है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि भारत की तरह ही है। फिर अगला प्रश्न है कि तुलनात्मक राजनीति में लंबात्मक तुलना क्या कहता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एक लंबात्मक है, ठीक है, 2 विशेषताएं तुलनात्मक पद्धति की हमने सीखी थी। तो इसका ये तुलनात्मक राजनीति ये लंबात्मक तुलना क्या है, तो इसके अनुसार किसी एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों और उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है इसके अनुसार, ठीक है, लंबात्मक तुलना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 कि प्रदत्त व्यवस्थापन से आप क्या समझते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन, तो प्रदत्त व्यवस्थापन का अभिप्राय उन अधिकारों से है जिन्हें संसद कार्यपालिका को विधि निर्माण करने के लिए प्रदान करती है, ठीक है। यानी कि व्यवस्थापन का, प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब ये है कि जो संसद के द्वारा कार्यपालिका को ऑर्डर दिया जाता है कि आप इस पर कानून बनाओ, इस पर आप प्रक्रिया बनाओ, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को कब अपनाया गया। डायरेक्ट केवल ईयर पूछा है तो 1971 के अंदर, ठीक है। प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों को अपनाया गया, तो 1971 में, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकारों को कब अपनाया गया, 1971 में। और भारत के संविधान के अंदर कितने मौलिक अधिकार है अगर आपसे पूछ ले तो पहले 7 है मगर अभी 6 अधिकार है, ठीक है। वो जीवन, रक्षा, संपत्ति का नहीं है, इस प्रकार धर्म की स्वतंत्रता, ऐसे 6 अधिकार है। फिर अगला प्रश्न है, चीनी संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त 4 मौलिक अधिकार बताइए। चीनी संविधान द्वारा, अब चीनी संविधान में कोई हमारे जैसे संविधान तो नहीं है, मतलब हमारे जैसे अधिकार तो नहीं है, मगर उनको जो मोस्ट अधिकार है, आप ऐसा मत लिख देना कि स्वतंत्रता का अधिकार, चीन में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चीन में कौन कौन से अधिकार है, देखिए, काम का अधिकार दिया हुआ है, वोट देने का अधिकार, वोट देंगे किसको, एक ही पार्टी खड़ी होती है चीन के अंदर, ठीक है, साम्यवादी चीन है वो। फिर है सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, सामाजिक, ये भी इन पर लिमिटेड होता है, ये ऐसा नहीं कि भारत की तरह आप खुले हो सकते हो, यहाँ पे चीन के अंदर लिमिटेड अधिकार होते हैं और जो सरकार कहती है वैसा करना पड़ता है। चौथा है व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, अब व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं भी लिमिट होती है चीन के अंदर, जितने भी ये 4 अधिकार आप देख रहे हैं वो लिमिट के हैं, ठीक है। आप अपने मन हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते, सरकार के हिसाब से करना पड़ता है, गाइडलाइन के हिसाब से, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि फ्रांस के 5वें गणतंत्र के संविधान की 4 प्रमुख विशेषताएं। तो जो फ्रांस का गणतंत्र है यानी संविधान है वो है, एक तो प्रजातांत्रिक है, भारत की तरह जो प्रजातांत्रिक है, वोट वगैरह होता है। दूसरा शक्ति पृथक्करण, इसमें भी भारत की तरह शक्ति पृथक्करण होता है, संसद, कार्यपालिका, व्यवस्था भी, ठीक है। फिर प्रबल राष्ट्रपति यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, जबकि भारत में कौन होता है, जो प्रधानमंत्री वो होता है। और चौथा है कि संवैधानिक परिषद की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। ये फ्रांस के संविधान की विशेषताएँ। अगला प्रश्न है, स्विस संघीय व्यवस्था की कोई 4 संघीय तत्व बताइए। स्विस संघीय व्यवस्था, ठीक है। तो इसकी जो संघीय तत्व बताइए, पहला तत्व है कि लिखित कठोर संविधान है स्विस संघीय व्यवस्था में। फिर दूसरा शक्ति विभाजन इसमें होता है। तीसरा न्यायपालिका की सर्वोच्चता यहाँ पे दी गई है, न्यायपालिका मतलब कोर्ट वगैरह होता है, ठीक है। और फिर चौथा है उस सदन इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व, ठीक है। ये इसकी 4 विशेषताएं हो गई, 4 तत्व हो गए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के 3 उदाहरण बताइए।
ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के। तो इसमें पहला है कि संपूर्ण देश के कानून राष्ट्रीय स्तर पर संसद ही निर्माण करती है। दूसरा, संसद साधारण बहुमत से किसी भी कानून को परिवर्तन कर सकती है। तीसरा, संसद द्वारा पारित विधेयक को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब है कि जो ब्रिटिश संसद है वो यहाँ की मेन पावर है। जहाँ अगर वहाँ पे अभी पहले तो रानी वगैरह होते थे, राजा वगैरह हुआ करते थे ब्रिटेन में, जब भारत गुलाम वगैरह था, ठीक है। तो अभी वहाँ पे जो संसद का शासन चलता है और वही वहाँ पे सर्वोपरि है। वहाँ पे भारत के राष्ट्रपति की तरह राजा रानी होता है, मगर वो केवल संसद के इशारों पर कार्य करता है। तो इनकी विशेषता ये देखिए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये 3 विशेषताएं आप लिख सकते हैं कि संसद ही यहाँ पे सर्वोपरि है। फिर अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है। वैसे इस सब्जेक्ट आपके BA सेकेंड ईयर का ये एक सब्जेक्ट की खास बात ये है कि इसमें अनुच्छेद वगैरह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है, केवल ये 1-8% टिप्पे से आ गया है बाई चांस। मगर अगर आप ये ऐसा पूछें कि भारत के संविधान का अगर कई बार प्रश्न आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहाँ पे अनुच्छेद पूछे जाते हैं। इसमें आपको अच्छी बात यह है कि आपको अनुच्छेद नहीं रटना है, ठीक है। ये 1-8% है, आप छोड़ देंगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर इसमें जो अमेरिका संविधान में शक्तिपद का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, एक तो अनुच्छेद 1 के अंदर पहला ही है कि समस्त व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ एक कांग्रेस में निहित होगी। अब कांग्रेस का मतलब वहाँ पे पार्टी नहीं होता है, कांग्रेस जो है वहाँ की संसद को कहते हैं, ठीक है, अमेरिका की संसद को। फिर दूसरा अनुच्छेद है 2(1), ठीक है, एक तो 1(1) है, एक 2(1) है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वही सर्वोपरि होता है, उसी के आदेश चलता है, ठीक है। और वहाँ पे संसद की तरह ऐसा नहीं कि पहले वो बहुमत करो और ऐसा करो और या फिर राष्ट्रपति का साइन करो, वहाँ पे राष्ट्रपति सब कुछ है। तीसरा एक अनुच्छेद 3 के अंदर न्याय संबंधी समस्त शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उसके अधीन न्यायालय में निहित होगी, ठीक है। ये अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण का है। अब शक्ति पृथक्करण का मतलब होता है कि जो कानून के अगर या फिर जो देश की शक्तियाँ होता है कानून बनाने की, वो अलग अलग चीज़ों भागों में डिवाइडेड होती है। फिर अगला प्रश्न है, निहित शक्तियों के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। निहित शक्तियाँ यानी कि विद्यमान उसके अंदर। तो अमेरिका में निहित शक्तियों के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है, जिसका अभिप्राय ये है कि यदि कांग्रेस को किसी विशेष कार्य करने की शक्ति प्राप्त है तो उस कार्य से संबंधित अनुबंधित कार्य करने की शक्ति भी उसमें ही निहित है। इसका मतलब बेसिकली यही हुआ कि मान लीजिए कोई कानून बनाने की शक्ति कांग्रेस को है, वहाँ की संसद को है, तो वो उसी में सारी की सारी शक्तियाँ निहित है उस कानून की, ठीक है। निहित का मतलब होता है उसके अंदर विद्यमान, उसके अंदर मौजूद, ठीक है। तो शक्ति उसी के अंदर मौजूद है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि अवरोध और संतुलन के सिद्धांत का क्या आशय है। तो अवरोध का मतलब होता है रोकना, संतुलन का मतलब बैलेंस, ठीक है। तो इस सिद्धांत का आशय है कि शासन के विविध अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित कर शक्तियों का संतुलन हो तथा सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब यही है कि संतुलन होता है हर सरकार के बीच के अंदर, और मतलब ज़्यादा पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सके, यही अवरोध और संतुलन का सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर की, अमेरिका में लॉबिंग क्या है। प्रश्न 2015 में पूछा गया था, लॉबिंग क्या है। तो विभिन्न निहित स्वार्थ कांग्रेस सदस्यों पर प्रभाव डालकर अपने हित में कानून निर्माण का जो प्रयत्न करते हैं उसे लॉबिंग कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि पक्षपात होते हैं या चीटर होते हैं, जो कि संसद के वहाँ की अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका में जो भी मतलब संसद के सदस्य होते हैं उनको मान लीजिए खरीद लिए या फिर दबाव डालते हैं, उनको धमका देते हैं, तो इस प्रकार धमका वगैरह कर कानून पास करवाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लॉबिंग कहते हैं, ठीक है। भारत में भी ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि कानून वगैरह बनाने के लिए एक पार्टी दूसरी पार्टी को धमका देती है या फिर बाहर निकलवा देती है। अभी जैसे पिछले साल बहुत सारे ऐसे कानून हमारे सामने आए थे कि जो सदस्य विरोध करते थे उनको बाहर कर देते थे विरोध के, तो उसी को अमेरिका में लॉबिंग कहते हैं, ठीक है। प्रश्न 19 देखते हैं, स्विट्जरलैंड में दलीय व्यवस्था की 2 विशेषताएं। दलीय व्यवस्था मतलब पार्टी की क्या विशेषताएं होती है उसमें, ठीक है। तो पहली बहुदलीय प्रणाली होती है। अमेरिका में तो 2 ही दल होते हैं, मगर स्विट्जरलैंड भारत वगैरह में बहुदलीय होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दल आप बना सकते हैं। फिर दलों का कैंटनों के आधार पर संगठन होता है, ठीक है। वहाँ पर ये दूसरी विशेषता है स्विट्जरलैंड की। अगला प्रश्न है 20 नंबर की, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। वही कि शक्ति सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए और अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित होना चाहिए, यही शक्ति पृथक्करण। यानी कि उनके अंदर शक्तियों का बंटवारा हो जाए, कानूनों का बंटवारा हो जाए। जैसे न्यायपालिका कार्य न्याय करना है, अगर संसद कोई गलत कानून बना दे तो उसका न्याय करना, उसको सही ठहराना, ठीक है, ये न्यायपालिका कार्य है। और व्यवस्थापिका का कार्य यही होता है कि जो सरकार कानून वगैरह बनाए उनको विधि निर्माण करे, और कार्यपालिका का निर्माण कार्य होता है कि वो सरकार के बनाए कानूनों को लागू करे, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड को एक राज्य मंडल मानने का आधार क्या है। तो इसका स्विट्ज़रलैंड के जो संविधान में प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि स्विट्ज़रलैंड राज्य मंडल
22 संप्रभुत्व कैंटनों की जनता से मिलकर बना है। इस भाषा के आधार पर स्विट्जरलैंड को एक राज्य मंडल माना जा सकता है। अब 22 कैंटनों का मतलब क्या होता है? जैसे भारत के अंदर राज्य है, वैसे ही स्विट्जरलैंड के 22 संप्रभु कैंटन है। ठीक है, संप्रभु का मतलब होता है कि वहाँ के राज्य अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। वहाँ पर संप्रभु का मतलब होता है किसी पर कोई दबाव नहीं होता किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय। अभी जैसे भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब यह है कि भारत को अगर कोई निर्णय कानून बनाना हो तो ऐसा नहीं कि वो अमेरिका के दबाव में आ जाएगा, चीन के दबाव में आ जाएगा। ठीक है, वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, गुलाम नहीं है। तो इसी प्रकार जो स्विट्जरलैंड है, वहाँ पर जो 22 आप राज्य कह सकते हैं जो कि संप्रभु है, और उन सभी का एक मिला जुला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। और इसी मान्यता को क्या कहते हैं? राज्य मंडल मानने का ये आधार है स्विट्जरलैंड की। अगला प्रश्न देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किन आधारों पर चला सकते हैं? महाभियोग का मतलब होता है कि कोई गलत काम कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड में किसी भी देश की बात कर लेते हैं, अगर कोई गलत काम करते हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, तो उसको हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। ठीक है, तो ये महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है अमेरिका में? तो एक तो देशद्रोह, भ्रष्टाचार या किसी अन्य घोर अपराध उसके लिए, या फिर कदाचार के आधार पर चलाया जा सकता है। ठीक है, भारत में अगर एक ही चीज़ के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, वो है संविधान का अतिक्रमण या दुरुपयोग। ठीक है, यह भारत के अंदर ऐसा होता है। अगर भारत में पूल है कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है, तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। प्रश्न नंबर 23 है, फ्रांस की प्रशासकीय विधि की परिभाषा बताइए। तो रेने डेविड के शब्दों में क्या कहा है कि प्रशासकीय विधि का अर्थ इन नियमों से जो लोक प्रशासन के संगठन तथा कर्तव्य के ज्ञान कराते तथा प्रशासनिक अधिकारियों तथा नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का नियमित करते हैं। ठीक है, ये किसके अनुसार? डेविड के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं कि फ्रांस में संवैधानिक परिषद का गठन समझाइए। तो इस परिषद में 9 सदस्य होते हैं संविधान के। ठीक है, और जिनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है तथा प्रत्येक 3 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अब जैसे भारत के राज्यसभा के अंदर भी ऐसा ही होता है, प्रत्येक 2-2.5 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, नए सदस्य आते हैं। तो 3 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, 3 सदस्य राष्ट्रसभा में सभापति द्वारा तथा 3 सदस्य सीनेट के सभापति द्वारा। बेसिकली ये भारत की जो राज्यसभा होती है वैसे वैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें एक राष्ट्रपति कुछ सदस्य अपने हिसाब से भेजता है, कुछ सदस्य हर 2-3 साल में वापस रिन्यू हो जाते हैं। ठीक, इस प्रकार। अगला प्रश्न है, फ्रांस संसद में निंदा प्रस्ताव क्या होता है? निंदा प्रस्ताव, भारत में भी अलग अलग प्रस्ताव आते हैं संसद में, वैसे ही फ्रांस में एक निंदा प्रस्ताव होता है। तो इसका मतलब है कि जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रसभा के प्रति उत्तरदायी है, और राष्ट्रसभा निंदा प्रस्ताव पारित कर उससे पदच्युत कर सकती है। किसको कर सकती है? मंत्रिपरिषद को। और निंदा प्रस्ताव राष्ट्रसभा के कुल बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। बहुमत का मतलब होता है 51%। ठीक है, इसको बहुमत कहते हैं। जितने भी सदस्य हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा वोट किसके एक तरफ जाता है। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका क्या है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड संविधान द्वारा कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद को प्रदान की गई है, और इन 7 सदस्यों की शक्तियाँ बिल्कुल समान है। इस प्रकार ये एक बहुल कार्यपालिका है स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि फ्रांसीसी संविधान में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की क्या व्यवस्था है फ्रांसीसी संविधान में? तो संविधान जो फ्रांस का है उसके अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राष्ट्र संप्रभुता जनता में निहित है, जो इस सत्ता का प्रयोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा जनमत संग्रह से करेगी। ठीक है, ये फ्रांसीसी संविधान की है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न देखते हैं आज के वीडियो के लिए कि चीन में पॉलिट ब्यूरो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पॉलिट ब्यूरो। तो ये एक साम्यवादी दल का अत्यंत प्रभावी और महत्वपूर्ण अंग है जो दल के संगठन को संचालित करता है। ठीक है, अब यानी कि ये पार्टी के पीछे काम करने वाला एक दल है पॉलिट ब्यूरो, जो पार्टियों के मगर कौन आएगा कौन जाएगा कैसे मैनेज करना वो सारी चीज़ें नियंत्रित करता है। तो आज के वीडियो में 28 प्रश्न हमने कर लिए हैं, बाकी 100 प्रश्न मेरे पास हैं इस सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट के लिए। तो अभी 2-3 वीडियो और आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सको, ये मेरी उम्मीद है। और बेस्ट ऑफ लक आपके सारे एग्ज़ाम के लिए। PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।